हेलो एवरीवन, मैं सर बबलू सैनी। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने क्वांटम मैकेनिक्स की फर्स्ट यूनिट की जो अपना टॉपिक चल रहा था ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम, और क्लासिकल मैकेनिक्स की जो ड्रॉबैक्स थी, क्लासिकल मैकेनिक्स समझाने में असफल रही, उसके बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम जो क्लासिकल मैकेनिक्स के आधार पर रैले और जीन्स ने ब्लैक बॉडी को समझाने की कोशिश की थी, उसमें अपन ने डायरेक्ट फॉर्मूला यूज किया था रैले और जीन्स का। उस फॉर्मूले को अपन आज डेराइव करेंगे, क्योंकि उसके डेरिवेशन में जो मोड ऑफ वाइब्रेशन, नंबर ऑफ मोड ऑफ वाइब्रेशन निकल के आएगा, उसको अपन आगे वाले टॉपिक में भी काम में लेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक डेरिवेशन ऑफ रैले एंड जीन्स रेडिएशन लॉ पे रहेगा। तो जो टॉपिक है वो है डेरिवेशन, या प्रूफ भी बोल सकते हैं, ऑफ रैले एंड जीन्स रेडिएशन लॉ। तो देखो, लास्ट वीडियो में आपने डायरेक्ट फॉर्मूला यूज किया था 8 पाई KT अपॉन में लैम्डा की पावर 4 इंटू में डी लैम्डा, यू लैम्डा इंटू में डी लैम्डा। ये फॉर्मूला अपन ने डायरेक्ट यूज किया था। ये यू लैम्डा क्या था? ऊर्जा घनत्व प्रति एकांक आयतन में जो विकिरणें उपस्थित थी उनकी संख्या थी। तो यहाँ से अपन इसका डेरिवेशन करेंगे। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं कि रैले व जीन्स ने कृष्णिका ऊर्जा वक्र को समझाने के लिए चिरसम्मत सांख्यिकी का उपयोग किया। तो अपने को पहले भी पता था कि क्लासिकल मैकेनिक्स के आधार पर ही रैले और जीन्स ने ब्लैक बॉडी को समझाया था। अब अपने को पहले एक रिलेशन ध्यान में रखना है। जो ब्लैक बॉडी थी, यह आपने क्वार्टर लिया था, तो इसके अंदर प्रति एकांक आयतन में विकिरणों की संख्या, या मैं बोलूं ऊर्जा घनत्व है इसके अंदर, तथा इससे उत्सर्जित विकिरणों की संख्या, जिसको अपन बोल रहे थे स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता, उन दोनों में क्या रिलेशन है, वो रिलेशन आपको ध्यान में रखना है। क्या किस किस के बीच में? ब्लैक बॉडी जो क्वार्टर है उसके अंदर ऊर्जा घनत्व है तथा इससे उत्सर्जित विकिरणों की संख्या या स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता के बीच में क्या रिलेशन होता है, उसको अपन देखेंगे। तो ये जो रिलेशन होता है उसको आपको ध्यान में रखना है। तो यहां से अपन लिख सकते हैं कृष्णिका के अंदर स्पेक्ट्रमी ऊर्जा घनत्व व स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता के मध्य निम्न संबंध होता है। जो आपके पास स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन क्षमता है E ऑफ
लैम्डा टी, वो जो रिलेशन होगा वो होगा C/4 U ऑफ लैम्डा टी। ये स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता है, मतलब ब्लैक बॉडी से कितनी विकिरणें उत्सर्जित हो रही हैं। ये आपके पास ब्लैक बॉडी के अंदर प्रति एकांक आयतन में कितनी विकिरणें उपस्थित है उनकी संख्या है, मतलब ऊर्जा घनत्व है। ये रिलेशन आपको ध्यान में रखना है। तो इसका मतलब, क्योंकि अपन जो ग्राफ था एक्सपेरिमेंटली उसके अंदर स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन क्षमता और इधर अपन वेवलेंथ ले रहे थे, तो अपने को स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन क्षमता चाहिए। तो स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन क्षमता यहाँ से निकल के आ जाएगी। यदि अपन ऊर्जा घनत्व निकाल लें, U की वैल्यू अपन फाइंड आउट कर लें, तो अपने पास किसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, E की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो हाँ, यहाँ पे रेले और जीन्स ने क्या किया, U ऑफ लैम्डा टी की वैल्यू निकाल ली। U ऑफ लैम्डा टी निकलते ही आपके पास किसकी वैल्यू निकल सकती है, E की वैल्यू। तो यहाँ से रेले और जीन्स ने U ऑफ लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए चिरसम्मत सांख्यिकी के दो सिद्धांतों का उपयोग किया। तो यहाँ से लिख सकते हैं, रेले व जीन्स ने ऊर्जा घनत्व का मान ज्ञात करने के लिए चिरसम्मत सांख्यिकी के दो सिद्धांतों का उपयोग किया। यहां से दो सिद्धांत कौन से थे ये देख लो। पहला तो क्या है, जो ब्लैक बॉडी होती है उसकी दीवारों के अंदर दोलित्र होते हैं जिनसे विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्सर्जित हो रही थी। रेले और जीन्स ने उन विद्युत चुंबकीय तरंगों को क्या माना, अप्रगामी तरंग माना। अप्रगामी तरंगें क्या होती हैं, आपने छोटी क्लासों के अंदर पढ़े होंगे, एक तो प्रगामी तरंगे और एक अप्रगामी तरंगे। प्रगामी तरंगे या प्रोग्रेसिव वेव्स तो क्या होती है, जिनके अंदर माध्यम के कण एक कण से दूसरे कण में ऊर्जा का स्थानांतरण करते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं, प्रोग्रेसिव वेव बोलते हैं। जो स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव होती है अपरगामी तरंगे, उनमें माध्यम के कण एक कण से दूसरे कण में ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं करते, इसी कारण इनको स्टेशनरी वेव बोलते हैं। तो जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं उस क्वार्टर के अंदर, वो कौन क्या मानी उन्होंने, अपरगामी तरंगे। तो पहला सिद्धांत तो उन्होंने क्या यूज किया, कृष्णिका से उत्सर्जित विद्युत चुंबकीय तरंगे अपरगामी स्टैंडिंग या स्टेशनरी वेव तरंगे होती है। पहला सिद्धांत तो उन्होंने ये काम में लिया। और दूसरा लिया ऊर्जा का समविभाजन सिद्धांत। यहां से ऊर्जा का समविभाजन आपने सेकंड ईयर के अंदर भी पढ़ा होगा कि प्रत्येक स्वतंत्र कोटि से संबंधित ऊर्जा 1/2 kT होती है। यहाँ पे क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंगों की बात कर रहे हैं, तो मैक्सवेल बोल्ट्जमान के अनुसार जो प्रत्येक कंपन विधा से संबंधित ऊर्जा होगी, यहाँ पे अपन कंपन विधा निकालेंगे क्या होती है वो अभी देखेंगे, उनसे संबंधित ऊर्जा क्या होती है, kT होती है, वो अपन आगे यूज करेंगे। इन दो सिद्धांतों को यूज करते हुए उन्होंने जो ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला निकाला। अब ये सिद्धांत कैसे यूज होते हैं, पहले अपन इसको यूज करेंगे। वहां पे विद्युत चुंबकीय तरंगों को एक परगामी तरंग मानते हुए अपन डेरिवेशन को आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद में अपन ऊर्जा का समविभाजन सिद्धांत यूज में लेंगे। तो इसके बाद में आपको लिखना क्या है,
देखो, अब रेले और जीन्स ने क्या किया, जो ब्लैक बॉडी थी जिसके अंदर अपन एक क्वार्टर मान रहे थे, उसको उन्होंने एक घनाकार आकृति का ले लिया, एक घनाकार ले लिया जिसकी जो भुजा है वो कितनी मान ली, स्मॉल ए मान ली। ये लिख के चलना है। रेले और जीन्स ने ऊर्जा घनत्व का मान निकालने के लिए एक घनाकार आकृति का क्वार्टर लिया। उस क्वार्टर की दीवार ए है, तो यहां से अपन साथ में अब ये मान लेते हैं, ये उसने एक क्यूब ले लिया। ये एक क्यूब ले लिया जिसकी साइड उन्होंने क्या ले ली, ए ले ली। रेले और जीन्स ने एक ए भुजा का एक घनाकार आकृति ले लिया, मतलब क्वार्टर ले लिया जिसकी भुजा उन्होंने ए मानी। इसकी दीवारों के अंदर जो विद्युत चुंबकीय तरंगे, जो आप जिस रूम में बैठे हो उसको एक घन मान लो, उसकी दीवारों में 2 लीटर होंगे, उन 2 लीटरों से जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होंगी, उन विद्युत चुंबकीय तरंगों को उन्होंने क्या माना, अपरिगामी तरंग माना। तो यहां से लिख के चलना है। फिर अपरिगामी तरंगों का तरंग समीकरण क्या होता है, ई ऑफ आर वेक्टर टी, किसी टी टाइम पे जो एनर्जी होगी वो आपके पास क्या होगी, ई नॉट साइन के वेक्टर डॉट आर वेक्टर साइन ओमेगा टी। इसको ये भी लिख सकते हैं अपन, ई नॉट साइन के वेक्टर डॉट आर वेक्टर कॉस ओमेगा टी। दोनों ही अपरिगामी तरंगों के तरंग समीकरण होते हैं। यहां से ये जो के वेक्टर है वो क्या होता है, तरंग सदिश नियतांक, जिसको तरंग नियतांक भी बोलते हैं, और इसकी वैल्यू क्या होती है, 2 पाई अपॉन में लैम्डा। आर वेक्टर स्थिति सदिश होता है, और ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई न्यू। एंगुलर फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी, इसके साथ में अपन ये भी लिख सकते हैं, के वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, यदि एक्स डायरेक्शन के अंदर कंपोनेंट वेव वेक्टर का के एक्स है तो आई कैप, यहाँ से के वाई जे कैप, के जेड के कैप, और आर वेक्टर को एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो यहाँ से जो ये तरंग समीकरण है इसको अपन ये भी लिख सकते हैं, ई ऑफ आर वेक्टर टी इज इक्वल टू ई नॉट के वेक्टर आर वेक्टर, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट में आई वाला आई से मल्टीप्लाई हो जाता है, जे वाला जे से और के वाला के से। तो यहाँ से अपन ये लिख सकते हैं, साइन के एक्स एक्स प्लस के वाई वाई प्लस के जेड जेड, और ये आपके पास साइन वाला लिख दो, या फिर ओमेगा की वैल्यू में रख देता हूँ 2 पाई न्यू, इनटू में क्या आ जाएगा टी। ये आपके पास अपरिगामी तरंगों का तरंग समीकरण होता है। इसके साथ में अपन इस क्वार्टर के अंदर जो अपरिगामी तरंगे हैं उनका रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं, कि यहाँ से यदि तरंगे उत्सर्जित हुई तो वो एक्स अक्ष के अनुदिश, ये आप एक्स अक्ष मान लो, ये मान लो वाई एक्सिस, और ये मान लो जेड एक्सिस। तो यहाँ से क्या होगा, एक्स अक्ष के अनुदिश वेव का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, वाई अक्ष के अनुदिश रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, जेड अक्ष के अनुदिश रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, वो देख लेते हैं। एक्स अक्ष के अनुदिश अपन अपरिगामी तरंगों का रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं कि अपरिगामी तरंगे कैसे संचरित होती हैं, कैसे बनती हैं। वाई और जेड के अनुदिश सिमिलर वे में वैसे ही होंगी।
तो यहां से अब आगे अपन देख लेते हैं अपरिगामी ये लिख देते हैं एक्स अक्ष के अनुदिश अपरिगामी तरंगों की तरंग दैर्ध्य का निरूपण। देखो कैसे बनाएंगे अपरिगामी तरंगे। 11th क्लास में आप ये पढ़ के आए हो कि अपरिगामी तरंगे कैसे बनती है। अपन घन ले रहे हैं जिसकी जो साइड है वो अपन कितनी मान रहे हैं, ए मान रहे हैं। ये जो लेंथ है वो कितनी है, ए है। यहाँ से अपरिगामी तरंगों के लिए आपको ध्यान में रखना है कि हमेशा जो कोटर की दीवारें होंगी उन पे हमेशा निष्पद बनेंगे, मतलब नोड बनेंगे। तो पहली वेव बनेगी, उसके लिए जो पहली वेव बनेगी कैसे बनेगी, इस टाइप से बन जाएगी। यहाँ पे एक्स अक्ष की बात कर रहे हैं अपन, एक्स अक्ष के अनुदिश। तो यहाँ पे एन एक्स बराबर क्या ले लिया अपन ने, 1। अब लैम्डा की वैल्यू, क्योंकि अपन तरंग दैर्ध्य का निरूपण कर रहे हैं कि जो इस कोटर के अंदर वेव बनेगी अपरिगामी तरंगे, उनकी वेवलेंथ क्या क्या होगी। तो यहाँ से पहली वेव इस तरह से बनती है अपरिगामी तरंग। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या निकल के आएगी, देखो जो वेवलेंथ होती है वो ये वाली डिस्टेंस होती है। इसको अपन क्या बोलते हैं, एक साइकिल पूरा करने पे जो डिस्टेंस तय करता है उसको अपन वेवलेंथ बोलते हैं, लैम्डा। तो यहाँ से ये पूरी लैम्डा है, लेकिन इसके अंदर आपको दिख रहा है केवल हाफ साइकिल कंप्लीट हो रहा है। ये वाला हाफ साइकिल कंप्लीट हो रहा है, हाफ साइकिल कंप्लीट नहीं हो रहा, मतलब कंप्लीट। तो यहाँ से अपने पास ये पूरी लैम्डा है, तो ये हाफ साइकिल के अंदर कितना आएगी, लैम्डा बाई 2। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं लैम्डा बाई 2, ये पूरी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक लैम्डा बाई 2। और ये क्वार्टर की साइड है, घन की साइड है, तो वो कितनी है, ए। तो मतलब लैम्डा बाई 2 ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए। तो यहाँ से अपन ये बोल सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू कितना आएगा, 2a फर्स्ट के लिए। ठीक है, सेकंड अपरिगामी तरंग बनाए। तो सेकंड अपरिगामी तरंग का मतलब है ये nx क्या है, यहाँ पे ये क्या है, हाफ वेवलेंथ है, क्योंकि ये क्या है, हाफ वेवलेंथ। तो हाफ वेवलेंथ की संख्या कितनी है यहाँ पे, 1। और nx बराबर क्या है, 1। तो इसका मतलब nx क्या बताएगा, हाफ वेव अर्ध तरंग दैर्ध्यों की संख्या को बताएगा। तो नेक्स्ट में पहले वाले में एक अर्ध तरंग दैर्ध्य है, दूसरे वाले में कितने आएंगी, 2। मतलब 2 आएंगे तो एक ये पूरा साइकिल कंप्लीट होगा। तो पूरा साइकिल कंप्लीट होगा तो कैसे बनेगी, इस तरह से। और इसके लिए nx इज इक्वल टू कितना है, 2। अब यहां से देखो लैम्डा इज इक्वल टू क्या आएगा, ये पूरा साइकिल कंप्लीट हो रहा है, पूरे साइकिल में लैम्डा कितना है, लैम्डा ही रहेगा। और ये वेवलेंथ आपको दे रखी है ए, इसका मतलब लैम्डा इज इक्वल टू कितना आएगा, ए। थर्ड वाले में nx3, मतलब अर्ध तरंग दैर्ध्य की संख्या कितनी मिलेगी आपको, 3 मिलेगी। और 3 का मतलब 2 तो ये हैं, एक ये आ जाएगी। और आपको इनके सिरों पर जो दीवार है उन पे हमेशा नोड्स बनाने हैं, निष्पंद बनाने हैं। तो यहां से कैसे बनेगी, इस तरह से बन जाएगी थर्ड वाली। तो ये आपके पास ये 3 तरंग दैर्ध्य अपन ने 3 वे बना दी। तो इसके लिए nx इज इक्वल टू तो कितना है, 3। और लैम्डा देखो यहाँ पे, अब लैम्डा ये है, लैम्डा बाई 2 ये है, लैम्डा प्लस लैम्डा कितना होता है, 3/2 लैम्डा इज इक्वल टू पूरी वेवलेंथ कितनी, पूरी लेंथ कितनी है, ए। तो यहाँ से लैम्डा इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा, 2a/3। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू 2a/3। तो ये था एक्स अक्ष के अनुदिश
तरंग दैर्ध्य का निरूपण। ऐसे वेव किधर जाएंगी, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में। तो यहां से आपके पास एक कंक्लूजन निकलता है, तरंग दैर्ध्य का निरूपण कैसे करेंगे। देखो मैं यहां से ये लिख सकता हूं, लैम्डा एक्स इज इक्वल टू 2a अपॉन में nx। देखो पहली वेव के लिए nx है 1, यहाँ पे 1 रखो, लैम्डा एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2a अपॉन में nx रखें तो वैल्यू लैम्डा इज इक्वल टू कितनी मिल गई आपको, 2a। सेकेंड वाले में आप nx बराबर कितना रखोगे, 2 रखोगे, तो 2 रखो, 2 से 2 कैंसिल, लैम्डा एक्स बराबर कितना मिल गया, a मिल गया। ये लैम्डा एक्स है क्योंकि एक्स डायरेक्शन की बात कर रहे हैं अपन। और nx बराबर 3 रखोगे, 2/3a। इसका मतलब वेव लेंथ को अपन क्या लिख सकते हैं, अपरिगामी तरंगों के लिए एक्स डायरेक्शन में ये वाला। सिमिलर वे में अपन क्या लिख सकते हैं, वाई डायरेक्शन के लिए क्या आएगा, क्योंकि घन है, घन की भुजा वाई में भी इतनी रहेगी a, तो 2a अपॉन क्या आ जाएगा, ny। और जेड डायरेक्शन में भी क्या आएगा, 2a अपॉन में nz। यहाँ पे लिख के चलना है, यहाँ nx ny nz इज इक्वल टू 1 2 3 n नेचुरल नंबर तक जाएंगी। और ये क्या है, क्रमशः x y तथा z दिशाओं में अर्ध तरंग दैर्ध्यों की संख्या, नंबर ऑफ हाफ वेवलेंथ, अर्ध तरंग दैर्ध्यों की संख्या है ये। तो ये आपके पास रिप्रेजेंटेशन हो गया अपरिगामी तरंगों के लिए। इसके बाद में देखो क्या करना है, यहां से अपन ये लिख सकते हैं अब, के वेक्टर डॉट के वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, के स्क्वायर, क्योंकि आई वाला आई से होगा तो के एक्स स्क्वायर, के वाई स्क्वायर, के जेड स्क्वायर। तो यहां से अपने पास क्या आएगा, के एक्स स्क्वायर, के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर। आप डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आपके पास वैल्यू ये निकल के आती है। तो यहां से आपको के एक्स, के वाई, के जेड की वैल्यू अपन फाइंड आउट कर चुके हैं। कैसे, कि लैम्डा आपके पास मिल गया है तो के की वैल्यू मिल गई, क्योंकि के इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई अपॉन में लैम्डा। यदि आप पहले वैल्यू रख सकते हो, के एक्स की क्या जाएगी, 2 पाई अपॉन में लैम्डा एक्स का स्क्वायर, 2 पाई अपॉन लैम्डा वाई का स्क्वायर, 2 पाई अपॉन में लैम्डा जेड का स्क्वायर। और इधर आपके पास ऑलरेडी क्या है, के स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर दो, लैम्डा एक्स की वैल्यू आपके पास ये है, लैम्डा वाई की वैल्यू ये है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे 2a अपॉन में एन एक्स, 2 पाई 2a, और एन एक्स कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो यहाँ से स्क्वायर हो गया, 2 पाई अपॉन में 2a एन वाई का स्क्वायर, और 2 पाई अपॉन 2a एन जेड का स्क्वायर। कैंसिल आउट हो रहा है, उसको कैंसिल आउट कर लो, के स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो 2 से 2 कैंसिल, पाई अपॉन ए तीनों में कॉमन है, कॉमन ले लो, तो पाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचेगा, एन एक्स स्क्वायर, एन वाई स्क्वायर, एन जेड स्क्वायर। तो वैल्यू आपके पास क्या निकल के आई, एन एक्स स्क्वायर, एन वाई स्क्वायर, एन जेड स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन में पाई स्क्वायर। ठीक है, इसको फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में बदलो, तो के इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई अपॉन लैम्डा, और लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन में न्यू, क्योंकि न्यू लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, सी। तो यहाँ से के इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा,
इसकी वैल्यू रखोगे न्यू ऊपर चला जाएगा 2 पाई न्यू अपॉन में सी। तो जो वैल्यू निकल के आ रही है एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर एन जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, वैल्यू पुट करोगे 4 पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर, क्योंकि ये ऊपर रखोगे पाई स्क्वायर नीचे भी है कैंसिल आउट हो जाएगा, 4a स्क्वायर न्यू स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1। ये जो आपको इक्वेशन दिख रहा है वो क्या है, क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं, कंपन विधाओं की संख्या निकाल रहे हैं। जो आपके पास कोटर है, कोटर के अंदर कुल कितनी प्रकार की अपरिगामी तरंगे उपस्थित है उनकी संख्या निकाल रहे हैं। यदि विकिरणों की संख्या अपने पास आ जाएगी तो उसको एक कंपन विधा की ऊर्जा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊर्जा घनत्व भी आ जाएगा। तो पहले अपन उस कोटर के अंदर कितनी प्रकार की कंपन करती हुई तरंगे उपस्थित है उनकी संख्या निकाल रहे हैं। तो उनकी संख्या निकालने पर अब कंपन विधा का मतलब क्या है, कंपन विधा का मतलब यह है कि जो कोटर अपन ने लिया है उसमें अलग अलग कंपन करती हुई अपरिगामी तरंगों की संख्या कितनी है। अब अलग अलग कंपन करती हुई विकिरणों या अपरिगामी तरंगों की संख्या किस पे डिपेंड करेगी। यदि उनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग है तो उनके कंपन अलग अलग होंगे, फ्रीक्वेंसी अलग है तो वो अलग कंपन करेगी, फिर चेंज कर देंगे फ्रीक्वेंसी को तो वो अलग चेंज करेगी, तो 2 प्रकार की वेव होगी। ऐसे आपके पास और फ्रीक्वेंसी चेंज करोगे, इस प्रकार से यदि आप फ्रीक्वेंसी चेंज करोगे तो उनके कंपन भी चेंज होंगे, मतलब अलग अलग कंपन की तरंगे मिलेंगी जिनको अपन कंपन विधाएं बोल रहे हैं। मतलब कुल अपरिगामी तरंगों की संख्या जो अलग अलग तरह से कंपन कर सकती हैं वो किस पे डिपेंड करती हैं, आवृत्ति पे, फ्रीक्वेंसी पे। और यहां से आपको साफ दिख रहा है कि यदि फ्रीक्वेंसी चेंज होती है तो अपरिगामी तरंगों की संख्या भी बदलेगी। अपरिगामी तरंगों की संख्या फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है और फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड कर रही है, एन एक्स एन वाई और एन जेड। इसका मतलब ये एन एक्स एन वाई और एन जेड तीनों पॉजिटिव होने चाहिए। इनके जितने सेट बनेंगे 1 1 2 कितने जितने भी सेट बनेंगे उतनी ही फ्रीक्वेंसी होंगी और फ्रीक्वेंसी जितनी है उतनी आपको क्या मिलेंगी, वेव मिलेंगी। मतलब समझ रहे हो ना, इसका कोटर के अंदर अपने को अलग अलग तरह से कंपन करने वाली तरंगों की संख्या चाहिए। अलग अलग तरह से कंपन का मतलब है अलग अलग फ्रीक्वेंसी की वेव चाहिए। अलग अलग फ्रीक्वेंसी की वेव का मतलब है उनकी फ्रीक्वेंसी सभी की अलग अलग होनी चाहिए। अलग अलग है होने के लिए एन एक्स एन वाई एन जेड की वैल्यू क्या होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। इसका मतलब यहां से अपन एक कमेंट्स पास कर सकते हैं। कमेंट्स क्या है, कोटर बोल दो या कृष्णिका बोल दो। कोटर के अंदर कंपन विधाओं की संख्या एन एक्स एन वाई एन जेड निर्देशांकों की संख्या के बराबर होगा। अच्छे से समझ लेना, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। फ्रीक्वेंसी अलग अलग चाहिए, इसका मतलब आपको अलग अलग कंपन करने वाली तरंगों की संख्या चाहिए। तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी चेंज करनी है तो एन एक्स एन वाई एन जेड को चेंज करना पड़ेगा। एन एक्स एन वाई एन जेड का मतलब है ये तीनों पॉजिटिव होनी चाहिए। पर एन एक्स एन वाई क्या होती है, अर्ध तरंग दैर्ध्यों की संख्या। तो यहां से अपने पास अब क्या है, अब अलग अलग वेव चाहिए अलग अलग फ्रीक्वेंसी की। तो इसका मतलब ये एन एक्स एन वाई एन जेड के कितने सेट बनेंगे,
उनकी संख्या मिल जाए अपने को सेट इतने भाई। इसके अंदर कृष्णिका के अंदर NX NY Z के अलग अलग तीनों पॉजिटिव होने चाहिए, ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, तो आपके पास वेव की संख्या आ जाएगी। तो क्या करें, तो आपको यहाँ से इक्वेशन नंबर, अच्छा इसमें ये लिख सकते हो आप लोग, यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ। समीकरण 1 कृष्णिका के अंदर कंपन विधाएं प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रतिबंध है। कंडीशन, ये कंडीशन होनी चाहिए वहां पे, तभी आपको अलग अलग फ्रीक्वेंसी की वेव मिलेंगी। तो यहां से अपन अब NX NY NZ की कितने सेट बनेंगे, अब इस पे बात आ गई। ये इक्वेशन नंबर 1 है। ये इक्वेशन किसकी इक्वेशन है, x² y² प्लस z² इज इक्वल टू c², एक गोले की समीकरण होती है। इसका मतलब ये क्या है, एक गोला है। यहां से अपन ये लिख सकते हैं कि NX NY NZ निर्देशांकों, जो ये NX NY एक सेट है, एक केवल निर्देशांक नहीं है। जैसे x y z के अंदर अपन कोई पॉइंट लेते हैं x y z, वो पॉइंट है इसमें NX NY x y z तीनों की वैल्यू है। निर्देशांकों की संख्या निकालने के लिए एक काल्पनिक गोले की क्यों रचना कर रहे हैं, क्योंकि ये जो कंडीशन है वो आपको गोले के इक्वेशन दे रही है। तो यहां से गोले की रचना करेंगे, काल्पनिक गोले की रचना करते हैं जिसकी त्रिज्या कितनी होगी, त्रिज्या r²। यहाँ पे r² का मतलब 2a/c है। अब देखो, अब उस गोले की रचना तो कर ली अपन ने, उसका आयतन भी जानते हैं गोले का 4/3 पाई r³ होता है, r अपने पास दी हुई है। लेकिन उस गोले के अंदर उन पॉइंट की संख्या चाहिए जिनमें NX NY NZ तीनों क्या हो, पॉजिटिव हो। ये पॉजिटिव तीनों क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जो वेव जाएगी एनर्जी प्रोपोगेशन होगा, मतलब वेव जा रही है तो नेगेटिव डायरेक्शन में तो जाएगी नहीं, हमेशा क्या जाएगी, पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगी। तो पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब है कि NX NY NZ की तीनों वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। अब आपके पास गोला है, जैसे फुटबॉल ले लो आप, इधर फुटबॉल में बीच में सेंटर को मानते हुए x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस, तो इस गोले के 8 भाग बनेंगे। कैसे, ऊपर के 4 भाग बनेंगे और नीचे के 4 भाग बनेंगे। करके देख लेना, यहाँ से देखो, यदि समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं आपको बना के बता देता हूँ कैसे बनेगी। ये आपके पास स्फीयर है जिसकी रेडियस 2a/c है। इस स्फीयर में ये अपन x एक्सिस ले लें, ये अपन y एक्सिस ले लें और ये z एक्सिस ले लें। तो ये दिख तो रहा है आपको वैसे सर्किल टाइप का ही, लेकिन ये स्फीयर है। तो स्फीयर का मतलब इस बोर्ड के ऊपर भी कुछ पार्ट होगा, ऐसे गोला ऐसे होता है, इसके ऊपर भी होगा, नीचे भी ऐसे ही होगा। तो इसके ऊपर 1 2 और कितने पार्ट बनेंगे, 4 पार्ट बनेंगे। कैसे बनेंगे, ये ऐसे, ये -x एक्सिस है, ये -y एक्सिस और नीचे की तरफ क्या होगी। तो आपको ये 4 पार्ट बन गए। ये ऊपर की तरफ है ऐसे, z एक्सिस ऐसे है,
एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये, 4 पार्ट आपको ऊपर दिख रहे हैं, ऐसे ऐसे 4 पार्ट दिख रहे हैं, नीचे भी 4 पार्ट होंगे। तो इन 8 भागों में से केवल एक भाग आपको ऐसा मिलेगा जिसमें एक्स वाई जेड तीनों क्या मिलेंगे, पॉजिटिव। इमेजिंग करके देख लो, इस भाग के अंदर ये ऊपर की तरफ है जेड एक्सिस, तो इसमें अंदर जेड पॉजिटिव है, वाई पॉजिटिव और जेड एक्स पॉजिटिव है। इसके नीचे वाला जो पार्ट होगा उसमें नीचे की तरफ जेड एक्सिस होगा, वो नेगेटिव हो जाएगा, तो तीनों का होंगे। इसमें ऑलरेडी -x है, इसमें ऑलरेडी -y है, इसमें भी -y है। कहने का मतलब ये है गोले के संपूर्ण आयतन में से केवल उसके 8वें भाग में ही तीनों एक्सिस क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। तो यहां से इसका मतलब अपने को nx, ny, nz तीनों पॉजिटिव चाहिए और उनकी अलग अलग वैल्यू, यहाँ पे एक पॉइंट होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे, तो अलग अलग nx, ny, z तीनों की वैल्यू यहाँ पे अलग होगी, यहाँ पे अलग होगी, यहाँ पे अलग होगी। मतलब इस 8वें भाग में जितने भी पॉइंट होंगे उन निर्देशांकों की संख्या किसके बराबर आएगी, कंपन विधाओं की संख्या के बराबर। अब इसमें पूरे पॉइंट कितने होंगे, जितना इसका आयतन है, इस 8वें भाग का आयतन कितना आएगा, गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इसकी त्रिज्या कितनी है 2a न्यू अपॉन c का होल स्क्वायर, और इसका 8वां भाग, 8 का क्या दे दो भाग, ये क्या आ गया आपके पास, यहां से लिख देना, चूंकि गोले के 8वें भाग, एक भाग में ही, 8 भाग में से एक भाग में ही nx, ny, nz की तीनों की वैल्यू धनात्मक प्राप्त होती है, अतः उस 8वें भाग में कंपन विधाओं की संख्या, कंपन विधाओं की संख्या कितनी मिलेगी, पूरा आयतन तो आपके पास ये है, उसका 8वां भाग चाहिए, 8 का क्या दे दिया मैंने, भाग दे दिया। इसके साथ में ये भी ध्यान में रखना है। अब ये इतनी कंपन विधाओं की संख्या आ गई, लेकिन चूंकि विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगों की ध्रुवण के कारण 2 अवस्थाएं होती हैं, तो 2 अवस्थाएं होंगी, एक वेव 2 तरह से कंपन कर सकती है। इसका मतलब ये है इतनी वेव आ गई इस 8वें भाग में, उनमें भी प्रत्येक वेव 2 तरह से कंपन कर सकती है, तो कुल कंपनों की संख्या कितनी आ जाएगी, उसको 2 से क्या और कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। चूंकि विद्युत चुंबकीय तरंगों की ध्रुवण अवस्थाएं 2 होती हैं, अतः कुल कंपन विधाओं की संख्या कितनी मिल जाएगी, कंपन विधाओं की संख्या को n ऑफ न्यू से डिनोट कर देता हूँ क्योंकि फिर सीधी फॉर्म में है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये आपके पास ऑलरेडी है 4/3 पाई 2a न्यू। अच्छा, यहां से आपके पास फ्रीक्वेंसी 0 से न्यू तक ले रहे हैं अपन, तो यहां से ये भी लिख सकते हैं कंपन विधाओं की संख्या 0 से न्यू आवर्ती परास के अंदर। तो कितनी आ गई, सॉल्व कर लो इसको, 8 से 8 कैंसिल, यहां से 4 आएगा, 4/3 क्यूब आएगा, सॉरी 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा 8 हो जाएगा। ये कितना बचेगा पाई a क्यूब न्यू क्यूब अपॉन में c क्यूब। ये तो आपके पास कंपन विधाओं की संख्या आ गई 0 से न्यू आवर्ती प्रास के अंदर। आपको क्योंकि आप फॉर्मूला देख चुके हो, वहां पे डी लैम्डा था, डी लैम्डा तो बाद में बना लेंगे क्योंकि न्यू और लैम्डा में अपन रिलेशन जानते हैं, पहले अपने को डी न्यू परास के अंदर चाहिए। तो यहां से न्यू व न्यू प्लस डी न्यू
आवर्ती परास के अंदर कंपन विधाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? इसका क्या कर दो, डी न्यू चाहिए यहाँ पे, तो इसका डिफरेंशिएशन कर दो, अवकलन कर दो, तो एन ऑफ न्यू डी न्यू आ जाएगा। डिफरेंशिएशन करोगे, इधर डिफरेंशिएशन करोगे क्योंकि फ्रीक्वेंसी की रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, न्यू क्यूब क्या होगा 3 न्यू स्क्वायर, तो 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पे 8/3 पाई ए क्यूब 3 न्यू स्क्वायर अपॉन में सी क्यूब, तो क्या वैल्यू आ जाएगी 8 पाई ए क्यूब न्यू स्क्वायर अपॉन में सी क्यूब। ऊर्जा घनत्व चाहिए अपने को, ऊर्जा घनत्व का मतलब ऊर्जा बटे आयतन, तो आयतन से तो डिवाइड करना ही है, तो यहां से अपन ये लिख सकते हैं प्रति एकांक आयतन में कंपन विधाओं की संख्या कितनी आ जाएगी। देखो घन लिया है, घन का आयतन क्या होता है ए क्यूब, क्योंकि भुजा ए लिया है तो ए क्यूब का क्या दे दो, भाग दे दो, tan ऑफ न्यू डी न्यू अपॉन में ए क्यूब इज इक्वल टू क्या बच गया 8 पाई न्यू स्क्वायर सी क्यूब। ये आपके पास उस क्वार्टर के अंदर अलग अलग फ्रीक्वेंसी की टोटल तरंगे आ गई, अब मतलब कंपन विधाओं की संख्या आ गई। एक कंपन, अब ऊर्जा समविभाजन सिद्धांत का उपयोग करेंगे। ऊर्जा समविभाजन सिद्धांत के अनुसार अप्रगामी तरंगों के लिए एक कंपन विधा की कुल औसत ऊर्जा kT होती है। टोटल आपके पास कंपन विधा इतनी है, एक की ऊर्जा kT है, तो टोटल की ऊर्जा कितनी हो जाएगी, इसको kT से क्या कर दोगे मल्टीप्लाई, क्योंकि आयतन का पहले अपन भाग दे चुके हैं तो वो क्या आ जाएगा ऊर्जा घनत्व आ जाएगा। तो यहां से अपन लिख सकते हैं ऊर्जा समविभाजन सिद्धांत के अनुसार अप्रगामी तरंगों के लिए एक कंपन विधा की कुल औसत ऊर्जा kT होती है। अतः ऊर्जा घनत्व कितना हो जाएगा U न्यू डी न्यू, क्योंकि फ्रीक्वेंसी फॉर्म में है तो क्या हो जाएगा कंपन विधाओं की संख्या n ऑफ न्यू डी न्यू, यहां से इसका मतलब समझ लेना आप, प्रति एकांक आयतन है, अब नए नए सिंबल नहीं लेंगे, प्रति एकांक आयतन इनटू में एक कंपन विधा की औसत ऊर्जा। तो यहां से क्या फॉर्मूला निकल के आएगा, यू न्यू डी न्यू इज इक्वल टू, कंपन विधाओं की संख्या आपके पास कितनी है 8 पाई न्यू स्क्वायर सी क्यूब, और एक कंपन विधा की एनर्जी कितनी है kT। तो यहां से आपके पास क्या आ गया, अच्छा यहाँ पे अपन ने ये छोड़ दिया ना, डिफरेंशिएशन किया था ना, चलिए छोड़ दिया, डिफरेंशिएशन किया था तो इधर भी क्या आएगा डी न्यू आएगा, तो यहाँ पे क्या जाएगा डी न्यू। ये आपके पास ऊर्जा घनत्व आ गया फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में। जो अपन ने ड्रॉबैक्स पढ़ी थी वहां पे रेले जीन्स के फॉर्मूले लैम्डा की फॉर्म में निकाला था, तो लैम्डा की फॉर्म में अपन जानते हैं न्यू लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है सी, तो न्यू इज इक्वल टू क्या आएगा सी अपॉन में लैम्डा,
तो यहाँ से आपको एक तो न्यू को उठाना है और एक डी न्यू को उठाना है, लैम्डा की फॉर्म में रखना है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे सी अपॉन लैम्डा स्क्वायर इंटू में डी लैम्डा, क्योंकि 1 अपॉन लैम्डा का क्या होता है -1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर। साइन को अपन को लेना नहीं है, साइन ये बता रहा है कि लैम्डा और न्यू एक दूसरे के क्या है व्युत्क्रमानुपाती है, केवल ये शो कर रहा है। तो साइन अपन को लेना नहीं है। वैसे भी जो ऊर्जा घनत्व होता है, ऊर्जा एक तरह से मैग्नीट्यूड ही आएगा, विकिरणों की संख्या, तो साइन से अपने को कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे लैम्डा की फॉर्म में निकालेंगे, तो इस बार मैं यहाँ पे लैम्डा लिख देता हूँ, बनाओ इसको 8 पाई सी क्यूब ऐसे कैसे, न्यू स्क्वायर की वैल्यू सी स्क्वायर अपॉन में लैम्डा स्क्वायर, के टी ऐसे कैसे, डी न्यू की वैल्यू माइनस साइन को लेना नहीं है, लैम्डा स्क्वायर इंटू में डी लैम्डा, जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट कर दो, ऊपर सी क्यूब है नीचे भी सी क्यूब कैंसिल, 8 पाई के टी अपॉन में लैम्डा की पावर 4 इंटू में डी लैम्डा। ये आपके पास क्या है ऊर्जा घनत्व है, और ये क्या कहलाता है रेले जीन्स रेडिएशन लॉ। इस तरह से आपका आज का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। एक बार कंक्लूजन सुन लो शॉर्ट में। क्या करते हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स को यूज करते हुए रेले और जीन्स ने क्या किया, अपरिगामी तरंगें मानी। अपरिगामी तरंगों का उपयोग करते हुए क्या किया उन्होंने, जो उनका वेव इक्वेशन है वो लिख दिया। वेव इक्वेशन लिखने के बाद कैसे रिप्रेजेंट होती है वो रिप्रेजेंटेशन दिखा दिया। वहां से एक रिलेशन निकाला अपन ने nx वाला, उस रिलेशन से पता चलता है, क्योंकि अपने को कंपन विधाओं पहले अपन को उस ब्लैक बॉडी के अंदर ऊर्जा घनत्व निकालने का मतलब ये है कि पहले अपन उसमें कितनी तरंगे हैं अलग अलग फ्रीक्वेंसी की उनको निकाल लें, और एक जिसको अपन क्या बोलते हैं कंपन विधा। तो कंपन विधाओं की संख्या निकालने के लिए मतलब अलग अलग फ्रीक्वेंसी की वेव निकालने के लिए क्या करें, वहां से जो रिलेशन आ रहा है फ्रीक्वेंसी और हाफ वेवलेंथ के अंदर nx ny nz के अंदर, तो उससे पता चलता है कि फ्रीक्वेंसी तभी चेंज होगी जब nx ny nz चेंज होंगे। मतलब nx ny nz के सेट कितने बनेंगे, उतने जितने सेट बनेंगे उतनी फ्रीक्वेंसी की वेव मिलेंगी आपको। तो उनके लिए क्योंकि एक उसका स्फीयर का इक्वेशन है, गोले का इक्वेशन है, तो वहां से अपन एक काल्पनिक गोले की कल्पना कर लेते हैं। अब अपने को ये देखना है क्योंकि वेव जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में ही मूव करती है, प्रोपोगेट होती है, तो इसका मतलब nx ny nz की तीनों की वैल्यू क्या मिलनी चाहिए, पॉजिटिव मिलनी चाहिए। तो पॉजिटिव में गोला ले रहे हैं, गोले के 8 भाग कर लो, केवल 8 में से एक भाग में आपको nx ny nz की वैल्यू क्या मिलेंगी, पॉजिटिव मिलेंगी। मतलब कुल आयतन का 8वां भाग, कुल आयतन जानते हैं ये वाला 4/3 पाई r क्यूब, उसका 8 का भाग दे दो। फिर चूंकि विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उनकी जो पोलराइजेबिलिटी होती है वो 2 डायरेक्शन में होती है, तो 2 से और मल्टीप्लाई कर दो, कुल कंपन विधाओं की संख्या आ गई। ऊर्जा घनत्व चाहिए तो प्रति एकांक आयतन कंपनों की संख्या चाहिए, तो प्रति एकांक के लिए क्यूब का भाग दे दिया। क्योंकि सम ऊर्जा विभाजन के अनुसार आपके पास एक कंपन विधा की ऊर्जा kT होती है, तो kT से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास क्या जाएगी कुल ऊर्जा घनत्व इन फ्रीक्वेंसी फॉर्म। फिर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के अंदर रिलेशन ये होता है, उस रिलेशन से आप ये रिलेशन निकाल के वैल्यू पुट कर दो, आपके पास रेले जीन्स रेडिएशन लॉ इन वेवलेंथ फॉर्म निकल के आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, तो धन्यवाद। वीडियो आपको फिजिक्स बाई BS सर यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। धन्यवाद।